किसान भाइयों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर शैलेश कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर व मध्य अंडमान से हैं, और इनसे हम चर्चा करेंगे मछली पालन में। जब आप मछलियों को तालाब में छोड़ते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए, इससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर शैलेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जहाँ तक मछली पालन का सवाल है, तो मछली पालन में तालाबों का प्रबंधन या मछली पालन अलग अलग प्रणालियों के तहत हो सकता है, तो इस बारे में आप किसानों को क्या बताना चाहेंगे? भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई जाती हैं। इसमें पहला है कम लागत की प्रणाली, जिसमें मूल रूप निवेश के रूप में बीज और खाद हम लोग डालते हैं। इसमें प्राकृतिक आहार को बढ़ाने के लिए हम गोबर खाद या रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अंगुलिकाओं को भी हम तालाब में छोड़ते हैं। सामान्य रूप से हम 3000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसी को अगर हम बीघा में लें तो 400 अंगुलिकाएं जो हैं वो हम प्रति बीघा छोड़ सकते हैं। इसमें साधारणतया हम लोग 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर की दर से उपज पाते हैं। उसी प्रकार जो दूसरी प्रणाली है, जिसे हम मध्यम लागत की प्रणाली कहते हैं, ये प्रणाली हमारे अंडमान निकोबार के लिए काफी उचित प्रणाली पाई जाती है, और हम लोग भी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो इस तरह की प्रणाली को अपनाएं। इसमें हम बीज और खाद के साथ साथ पूरक आहार भी देते हैं। साथ ही साथ एकीकृत प्रणाली, जिसमें हम मछली के साथ साथ बत्तख, बकरी, सूअर इत्यादि का जो पालन करते हैं, वो भी इसी प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसमें हम सामान्य रूप से 5000 से 8000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। अगर हम इसे बीघा में बोले तो 650 से 1000 मछली की अंगुलिकाएं प्रति बीघा। इसमें साधारण रूप से हमें 4 से 8 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज मिलता है। उसी प्रकार जो तीसरी प्रणाली है, उसे हम अधिक लागत की प्रणाली बोलते हैं। यहाँ अधिक अंगुलिकाओं के स्टॉकिंग के साथ साथ ज्यादा आहार का उपयोग होता है। इसमें हम केवल संतुलित आहार का ही उपयोग मछली पैदा करने के लिए करते हैं, और इसमें भरपूर एरेशन भी उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ समय समय पर हम पानी का एक्सचेंज भी करते हैं, जिससे वाटर क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। जी। तो ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, जिसमें आपने कहा कि जो मध्यम लागत की प्रणाली अगर किसान अपनाए तो उनको इससे ज़्यादा फायदा हो सकता है और किसान इसे आसानी से कर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मछली पालन तालाबों में मछलियों को छोड़ने का सवाल है, स्टॉकिंग जिसे कहते हैं, फिंगरलिंग्स या अंगुलिकाओं को किसान हमारे यहाँ पर लेकर तालाब में छोड़ते हैं, तो ये कैसे करें? इससे पहले तालाब की तैयारी कैसे करनी चाहिए? मछलियों का चयन कैसे करें? इन तमाम मुद्दों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? स्टॉकिंग के पहले हम लोग सामान्य रूप से किसानों को कहते हैं कि वो अपने तालाब में जितने भी घास वगैरह हैं, वो एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, उनको वो निकाल दें। साथ ही साथ वो कीड़े मकोड़े को निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा सोप ऑयल इमल्सन जो होता है, उसको बना के वो तालाब में डालें, और इसके बाद में अगर हम लोग अंगुलिकाओं को छोड़ते हैं तो अच्छा होता है, उसमें वृद्धि अधिक पाई जाती है जी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है जो हम यहाँ देखते हैं कि लोग कितने नंबर में तालाब में मछलियाँ छोड़ें, वो ठीक से नहीं अपनाते। तो इसमें हम लोग किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये निर्भर करता है कि आप कितना उपज लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ देखना ये है कि तालाब के उपजाऊपन आप कितने हैं, मतलब आपके तालाब की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है। उसके साथ हम कौन सी मछली का पालन करना चाहेंगे, उसके अनुसार हम स्टॉकिंग डेंसिटी डिसाइड करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका प्रबंधन किस तरीके का हो, ये महत्वपूर्ण चीज। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी मछलियों को आप पालेंगे, और उसके हिसाब से ही फिर आप पता लगा पाएंगे कि कितनी मछलियाँ आपको तालाब में छोड़नी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या सलाह देते हैं, और अमूमन किसान जो है किस तरह की मछलियों का पालन करते हैं? कौन सी सूटेबल मछलियाँ हैं या अच्छी मछलियाँ हैं जिसको किसान पाल सकते हैं? यहाँ आजकल सभी तरह की मछलियाँ यहाँ उपलब्ध हैं, और हमारे यहाँ सामान्य रूप से लोग कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं, जैसे रोहू, कतला, मृगल,
एक बहुत ही कॉमन मछली है जिसको हम लोग लोकल भाषा में पुटी बोलते हैं। वो भी मृगल की जगह पे आजकल लोग खूब पसंद करते हैं। उसके साथ साथ लोग पंगासियस एक मछली है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, उसे भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हम अंगुलिकाओं का चुनाव करते हैं तो कुछ चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला है कि ये काफ़ी स्वस्थ होनी चाहिए, और अगर हम पता चला सकें कि वो तरह के ब्रूडर से प्राप्त की गई है तो वो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। हम हमेशा लोगों को गुजारिश करते हैं कि वो हमेशा गुणवत्तापूर्ण ब्रूडर से ही बना हुआ बच्चा खरीदें। और जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमेशा वो कोशिश करें कि 10 सेंटीमीटर से बड़ी मछली को ही तालाब में डालें। तो इन बातों पर ध्यान देना है। और जैसे आपने कहा कतला, रोहू, मृगाल या फंगस या पुटी, ये सारी मछलियां अभी किसान तालाबों में छोड़ रहे हैं। तो एक बीघे में आप लोग क्या सलाह देते हैं कि कितनी मछलियों को छोड़े? इन मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने शुरू में ही बताया था। तो हम लोग जैसे कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं या अगर हम रोहू, कतला, मृगल का हम पालन करते हैं तो उसमें हमें ध्यान ये देना है कि मछलियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली मछली जो ऊपरी सतह पे रहती हैं, और कुछ मछलियाँ मध्यम सतह में जो मिड वाटर जिसको हम लोग वाटर कॉलम भी बोलते हैं उसमें रहती हैं, और कुछ मछलियाँ निचली सतह में जो बॉटम ड्वेलर बोलते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जनरली हम जितना टोटल मछली हम डाल रहे हैं उसमें 30 से 40% जो है वो ऊपरी सतह की मछली होनी चाहिए। उसी प्रकार 30 से 35% कॉलम वाली मछली होना ठीक है, और निचली सतह की मछली को हम लोग 30 से 40% की दर से डालते हैं। डॉक्टर शैलेश, जहाँ तक मछली पालन में आहार व्यवस्था का सवाल है, अच्छे प्रबंधन का ये भी एक अंग है, एक हिस्सा है, आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें मैं किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि अधिक उपज पाने के लिए हमेशा तालाब में जो प्राकृतिक आहार होती हैं वो सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए हमें बाहर से आहार देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी को हम पूरक आहार कहते हैं। सामान्य रूप से हमारे यहाँ लोग मूंगफली अथवा सरसों की खल्ली के साथ धान का भूसा का इस्तेमाल करते हैं, और वो 1:1 रेशियो में करते हैं। इसमें हम संतुलित आहार का उपयोग करें तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा उपज मिलेगी। सामान्य रूप से हम किसानों को कहते हैं कि आप 3 से 5% की दर से उनका जो मछली का जो शरीर भार है उसके अनुसार से आप आहार का इस्तेमाल करें। और ये हम शुरुआती दौर में जब हम अंगुलिकाओं को डालते हैं उस समय में हम 5% की दर से करते हैं। धीरे धीरे जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो इसको हम 3% की ओर ले जाते हैं, और बाद में हम 1% की दर से डालते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही आहार की। जैसे कि हम फसल उगाते हैं तो मिट्टी का प्रबंधन करते हैं, चूँकि मछलियों को हम पानी में पालते हैं तो पानी का प्रबंधन तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है, और साथ ही चूँकि पानी मिट्टी में रहता है तो तालाब की मिट्टी का भी उचित प्रबंधन किसानों को करना चाहिए। तो आप इस बारे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा मछलियाँ बीमार हो जाती हैं, या किसानों का ये कहना होता है कि मछलियाँ अच्छी तरह नहीं बढ़ रही हैं। तो इसमें मिट्टी और पानी के प्रबंधन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हम किसान को हम सलाह देते हैं कि उसमें वो pH, पानी का तापमान, डिजोल्व ऑक्सीजन, अल्कलिनिटी और SHG ट्रांसपेरेंसी जो होती हैं इन्हें अच्छी तरह से बना के रखें। सामान्य रूप पर हमारे यहाँ अगर हम pH को 7.5 से 8.5 के बीच अगर हम रखते हैं तो वो तालाब के पानी के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ पानी का तापमान जो हमारे यहाँ लगभग अनुकूल होता है वो हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम रखते हैं। ये हमारे यहाँ जो सामान्य रूप से मछली का पालन होता है उसके लिए ये अनुकूल है। साथ ही साथ जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ बहुत समय देखा गया है कि ये सुबह के समय बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम इसको भी माप लें तो
हम लोग ये समझ पाते हैं कि तालाब का पानी कैसा है। सामान्यतया जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हम लोग 4 ppm 4 ppm से ज़्यादा हम लोग उसको रखना चाहते हैं। वहीं अगर हम अल्कलिनिटी की बात करें तो ये तालाब की प्रोडक्टिविटी के लिए, उपजाऊपन के लिए बहुत जरूरी है और ये हमें 80 से 120, 80 to 120 ppm के बीच में हमें बनाए रखना है। और सच्ची जिस ट्रांसपेरेंसी जो है, ये हम तालाब में कितना नेचुरल आहार जो है, प्राकृतिक आहार कितना ज़्यादा मौजूद है, इस ट्रांसपेरेंसी के द्वारा हम माप सकते हैं। ये एक छोटा सा डिस्क होता है जिसे हम पानी के अंदर डाल के देखते हैं कि कब हम वो डिस्क जो है डिसएपियर और रीएपियर होता है। तो अगर ये 25 to 30 सेंटीमीटर के बीच है तो हमारे तालाब की प्रोडक्टिविटी है या प्लैंकटन डेंसिटी है वो अच्छी है। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारे यहाँ सामान्य तौर पर देखा गया है कि पीएच थोड़ा कम होता है। पानी का पीएच सामान्य रूप से 7.5 से कम होता है। तो उस समय हम किसानों से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग 250 kg चूना प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। लेकिन चूना डालते समय हमेशा किसान एक गलती करते हैं कि वो चाहे तो चूना का छिड़काव डायरेक्टली तालाब में करते हैं या अगर वो घोल कर डालते हैं तो वो तुरंत डाल देते हैं। तो हम लोग किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि वो घोलने के बाद थोड़े समय तक उसे अच्छी तरह ठंडा कर लें, उसके बाद ही डालें। हमारे यहाँ तालाब में एक और जो समस्या देखी गई है वो मिट्टी के घुलने के कारण पानी टर्बिड हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि वो 500 से 1000 kg गोबर जो है वो पानी में अच्छी तरह घोलकर छिड़काव करें, जिससे वो टर्बिडिटी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं, उसके जगह वो जिप्सम भी 250 से 500 kg प्रति हेक्टेयर या एलम जो है वो 25 से 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से भी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मछली पालन में बीमारियों का सवाल है तो यहाँ पर मोटे तौर पर स्वास्थ्य प्रबंधन में कौन सी समस्याएं किसानों के सामने आती हैं? सामान्य रूप से हम लोग किसान के यहाँ हम देखते हैं कि तालाब में उचित जल प्रबंधन नहीं करने के कारण जो बीमारियां आती हैं वही यहाँ काफी कॉमन है। जैसा हम जानते हैं कि मछली एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब है कि उसके शरीर का तापमान जल के तापमान के अनुसार चेंज होता है। तो इसलिए हमें पानी की गुणवत्ता हमेशा अनुकूल रखनी चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि मछली का उपचार जो है वो जानवरों की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उस तालाब में 4-5 मछलियां बीमार हैं तो उसको हम अलग रूप से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम किसान भाइयों को हम हमेशा यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमेशा वो प्रिवेंशन की ओर ज़्यादा ध्यान दें और अगर मछलियां बीमार पड़ जाती हैं तो वो सही समय पर विशेषज्ञ को बताएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर शैलेश, आपने मछली पालन में तालाबों का रखरखाव और किस तरह से मछलियों की देखभाल की जाए, उसके जो विभिन्न मुद्दे हैं, इस पर अच्छी रोशनी डाली है, किसानों को अच्छी जानकारी दी है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।